नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा की थी। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर बात करूंगा। किस पर बात करेंगे हम? गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर। यानी आपका टॉपिक यूनिट जो चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम थ्योरम। यानी कि एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग अनुप्रयोग ठीक है। तो यानी गॉस थ्योरम हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ लॉन्ग ड्यू टू आ लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज स्टेट वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड बताना है किसका? एक अनंत विस्तार वाली लंबी सीधी तार के निकट। ठीक है, तो क्या किसके बताना? अनंत अनंत विस्तार वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा नहीं, सीधे तार। तार कैसा होना चाहिए? आवेशित। तो आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, इससे हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, ये बात आप समझ में आई। तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट वायर लेंगे। तो स्ट्रेट वायर कैसे ले सकते हैं? यानी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये होता है जिसका हमें यानी कि इनिशियली पॉइंट और फाइनल पॉइंट नहीं पता होते, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट वायर, वो इनफाइनाइटली वायर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको एक ये वायर ली। तो मैंने जैसे वायर ली तो इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज करा। किस तरीके से? पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको समझ में आई? अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज चढ़ा तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह के कारण इसके चारों तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? सब जगह समान होगी, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लाइन है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है वो सब जगह क्या होती है? सेम, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे क्या होगा? बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आई? तो मैंने माना कि इस पॉइंट पर आपको, इस पी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? यहाँ पे भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा। तो इसे हम कितनी डिस्टेंस माने? आर डिस्टेंस मान सकते हैं। क्या डिस्टेंस माने? आर। तो इसी आर डिस्टेंस को रेडियस मान के इसके चारों तरफ एक पृष्ठ कैसे यानी एक सरफेस लेते हैं। क्या सरफेस लेते हैं? जिसे हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। क्या कहते हैं उसे? गॉसियन सरफेस। तो इस तरीके से हम एक इतनी रेडियस का, ये आपकी रेडियस ये है, तो इसे हम एक सिलेंडर रूप दे देते हैं। क्या रूप दे देते हैं इसे? सिलेंडर रूप दे देते हैं। इसके सिलेंडर रूप दे देते हैं और इसकी रेडियस क्या है आपकी? आर। इसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पे क्या होगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। ये आपका पी पॉइंट हो गया। ये बात आप समझ में आई? अगर ये आपका पी पॉइंट है तो अगर मैं मानूं इसकी लेंथ क्या होगी? एल होगी।
हमने लेट करी इसकी लेंथ L होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक एलिमेंट एरियल एलिमेंट लूँ तो एरियल एलिमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, DA। इसे क्या लेंगे, इसे लेंगे DA और इसकी डायरेक्शन क्या गई, ऊपर की तरफ यानी आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, E, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम रहेगी, क्योंकि आपको अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट पे अगर हर जगह सेम रहेगी जब ये तो निकाल सकते हैं हम, क्योंकि अगर आपकी सेम नहीं रहेगी तो इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इसके इंटेंसिटी क्या है, हर जगह जीरो। क्यों इंटरसेक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो, ये तो बात है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और हमने इस पे एक अपना एलिमेंट एरिया एलिमेंट मान लिया, इसका भी DA है और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर हम बात करें इसका इसका क्या होगा, ये भी DA होगा और ये E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है हर जगह से निकलेंगे। क्यों, हमने जो ये पृष्ठ बनाया यानी गॉसियन पृष्ठ जो बनाया, क्या बनाया, इमेजिनरी, यानी हमने इसकी इमेजिनेशन करी है, यानी इसकी कल्पना की है कि ये हमारा एक तरीके से गॉसियन बेलन है, यानी गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा सिलेंड्रिकल, जबकि एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि हमने माना कि एक स्ट्रेट वायर है, जैसा अब ये मान सकते हैं स्ट्रेट वायर है। अब स्ट्रेट वायर के इस साइड में चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर हम चारों तरफ इसे ऐसा घुमाएंगे, स्ट्रेट रोटेट करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये एक तरीके से क्या बन गया हो, सिलेंडर। यानी कहने का मतलब मेरा है ये हर पॉइंट पे जितना पॉइंट R जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे P पॉइंट है, इतनी डिस्टेंस से P पॉइंट यहाँ पे होगा, इतने ही पीछे होगा, इतने ही इसके चारों तरफ होगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमें एक सिलेंडर जनरेट हो जाएगा, यानी उसे हमने ऐसे ही एक इमेजिनरी मान लिया कि ये सिलेंडर है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमें क्या काम करना, देखो मैंने अब हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है निकालने के लिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, ये स्ट्रेट वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्यों, हम हर पॉइंट पर चार्ज नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आपने हमारे जो पास है भाई इस पॉइंट पर क्यों चार्ज है, इस पॉइंट पर क्यों चार्ज है, इस पर, लेकिन सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम क्या लेना पड़ेगा, इसकी चार्ज डेंसिटी, कैसे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी तो हर जगह समान रहेगी, क्योंकि हमारा है सिमेट्रिक रूप से, मतलब चार्ज जो है पूर्ण तरीके से वितरित है, और वितरित का मतलब है सब जगह क्या है, समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह, यानी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q इक्वल क्या होगा, DL, ये आपके पास समझ में, लैम्डा L, ठीक। हम करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई पहले सबसे पहले हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, P पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई इक्वल टू कितना होगा, EDA, किस पॉइंट पे, यानी इसे मान सकते हैं A पॉइंट, इसे मान सकते हैं आप B, और इसे मान सकते हैं C। तो कितना होगा किस पॉइंट पे, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द A पॉइंट, A पॉइंट पे, यानी बिंदु A पे निकाल रहे हैं। तो डी फाई ई इक्वल टू कितना होगा, EDA cos थीटा, क्या होगा, EDA cos थीटा। तो अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो क्या बन जाएगा, डी फाई EDA cos 0। तो इसका मतलब क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू EDA किस पॉइंट पे होगा, ये होगा आपका A पॉइंट पे। अगर हम बात करें B पॉइंट पे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट B पॉइंट, तो B पॉइंट पे कितना होगा, ये होगा डी फाई ई इक्वल टू कितना होगा, EDA cos थीटा। अब B पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो देखो B पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना बनेगा, 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 90। तो ये क्या होगा, डी फाई ई किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे, तो E यानी क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू
0 होती है, 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट, यानी हम क्या निकाल रहे हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स, हिंदी में लिख देते हैं कभी, विद्युत फ्लक्स किस बिंदु पे, बी पे, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स पॉइंट सी पे है, तो ये क्या होगा, डी फाई ई, कौन से पॉइंट पे, सी पे है, तो ये भी क्या होगा, ई डी ए कोस थीटा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस दोनों के बीच में कैसा एंगल बनना, 90, एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो क्या होगा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, कोस 90 की वैल्यू 0 होगी। ये बात आपके समझ में। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूरे टोटल क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक, सब करो। क्योंकि हमारी जो गॉस थ्योरम है वो किस पर करती है, वो क्लोज सरफेस पे बात करते हुए टोटल, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इसे हम क्या दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सिलेंडर तो बनना है, या गॉसियन कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस या गॉसियन इमेज कह सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या होगा, यानी कि डी फाई ई इक्वल टू कितना होगा, ए पॉइंट पे फ्लक्स प्लस बी पॉइंट पे डी फाई ई प्लस किस पर होगा, सी पॉइंट पर डी फाई ई। ये तो बात समझ में आई। तो ये क्या होगा, डी फाई ई हो गया, तो फाई ई हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या है, ए पॉइंट पर कितनी है, मैंने अभी ए पॉइंट पर आपको क्या लिखवाई थी, ई डी ए, ये थी ई डी ए, प्लस इस पे 0 थी और इस पे भी 0 थी, तो फाई ई इक्वल टू कितना होगा, ई आपको मिल सकते हैं, ये होगा आपका डी ए। ये बात आपके समझ में आई, ये बात आपके समझ में आई। अब हम बात करते हैं, फाई ई बात होगी, लेकिन फ्रॉम गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू हमने क्या बताई थी अभी, क्यू इक्वल टू हमने लिखा था लैम्डा इंटू एल, ये लिखा था ना, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, आपके गॉस थ्योरम बताती है इस बात को कि फाई इक्वल टू होता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम में सिद्ध किया किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता किसके, क्लोज सरफेस के। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, यहाँ तो बात आपके समझ में आ गई। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, ये गॉस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो क्यू की जगह क्या आएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी ए, और डी ए का मतलब है टोटल होगा कर्व सरफेस किसका, सिलेंडर का, और सिलेंडर का कर्व सरफेस कितना होता, 2 पाई आर एल या 2 पाई आर एच आपने पढ़ा होगा, यानी एल क्या है, लेंथ या हाइट कह सकते हैं सिलेंडर की। तो क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ई तो आपका ऐसे ही रहना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, डी ए क्या होगा, 2 पाई आर एल, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको यहां लिख देता हूं, कहां पे, यहां पे। तो यहां से आगे क्या होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल आउट, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी, 2 पाई आर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन, ई इक्वल टू, इसे सही करते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर, कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो डायमेंशन है नहीं, यानी सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन किसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। तो इसे इसमें क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। ये बात आपके समझ में आई? ये आपका इनफाइनाइटली वायर पर, यानी ये जो आपका इनफाइनाइटली वायर है जिस पर हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी आपकी आउटवर्ड, अगर नेगेटिव हो तो डायरेक्शन कैसी होती है आपके इनवर्ड। ये बात आपके समझ में आई? तो इसके निकट यानी इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? तो दोबारा से बता देता हूं मैं एक बार फिर। देखो सबसे पहला, अगर हम इनफाइनाइट वायर है तो हम अपने पास से एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे। अब इमेजिनरी सरफेस आपका सिलेंडर हो गया, ये तो बात सही है। तो हमने क्या काम करा, पहले तो भाई अगर हम इमेजिनरी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे और यहां से भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इमेजिनरी पेस्ट है और कैसा बना ले सिलेंड्रिकल। तो पहले मैंने यहां से निकाला फ्लक्स, यहां से निकाला फ्लक्स और यहां से। अब डी और ए हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, हमारा फॉर्मूला है को फाई इक्वल टू होता ई ए कोस थीटा, और थीटा क्या होता, यानी कोस थीटा डिपेंड करेगा किस पे, यानी एंगल पे, इस पर डिपेंड करेगा एंगल पे। तो एंगल यहाँ कितना 90, तो ये 0, ये 90 ये 0, तो केवल कौन सा बचा ये वाला। तो इसलिए हमने क्या है ई डी ए, तो ई डी ए क्या होगा, इसका पूरा वक्र पृष्ठ होगा यानी कि कर्व सरफेस होगा। तो उसकी सहायता से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ये बात आपके समझ में आ गई? इसे एक सही से आप देख लिए और नोट कर लीजिए। हम इसके दूसरे एप्लीकेशन पर चलते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, गॉस थ्योरम का। हमारा जो होगा इसका सेकंड एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट। क्या होगा? लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट, यानी कि समतल आवेशित शीट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम किस तरीके से लेंगे, ठीक। तो हमने क्या लिया, शीट ले ली, कैसी, समतल। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक। पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो हमने माना कि इस पी पॉइंट पे, यानी इससे पी पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट है, इस पर ये पी पॉइंट है और किसकी दूसरी साइड है पी पॉइंट, ये पी डैश मान सकते हैं, ठीक है। इस पर डायरेक्शन ई की इस तरफ रहेगी और इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, यह होगी डी ए, ठीक। और इसका टोटल सरफेस कितना ए, और इसका कितना है, ये भी आपकी डी ए, ठीक। ये होगा आपका ई एंगल थीटा। ये बात समझ में आ गई? कैसा पार्टिकल है आपका, ये आपका कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। और इसका सरफेस यानी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, क्योंकि हम 2D में ले रहे हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किससे, थ्रो ऑन पॉइंट पी डैश, और या पी, ये पी डैश है
और ये क्या आपका P, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो इज थ्रोन, इज थ्रोन थ्रोन इन पॉइंट, यानी कह सकते हैं या पॉइंट, या क्या पॉइंट या एरिया कह सकते हैं, एरिया या सरफेस P डैश। तो क्या होगा आपका डी फाई ई इक्वल टू ए डी ए कोस थीटा। क्या होगा ए डी ए कोस थीटा। देखो आपको दिखाई दे रहा है E की और D की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इनका बीच एंगल कितना बनेगा 0। तो क्या हो जाएगा E डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी ए। ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से अगर हम P डैश पे ले में, ये तो P डैश पे होगा, अगर P पे ले में तो P पे भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा सेम। क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए। ये बात समझ में आ गई। और दोनों का एंगल क्या हो रहा है 0। तो आप एक बात कहिए मुझे, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कैसी क्वांटिटी है, यानी स्केलर, और स्केलर में क्या है दोनों ऐड होंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया, पासिंग थ्रू द एरिया P एंड P डैश, दोनों एरिया से निकलेगा। तो हमारा क्या होगा डी फाई ई इक्वल टू P डैश, कौन से P डैश का क्या होगा ए डी ए होगा, प्लस ये भी आपका P डैश है, इसकी भी क्या होगा आपका ए डी ए। ये बात आपके समझ में आई, यानी थ्रू द एरिया इन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि आपकी फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये तो बात आपके समझ में आ गई। तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसे मैं और थोड़ा सा आगे सोल्व करा देता हूँ, किस तरीके से होगा सोल्व। ये आपने नोट कर लिया, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो क्या होगा, तो फाई ई इक्वल टू क्या होगा आपका ई डी ए। तो ये टोटल कर्व सरफेस का हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल कर्व एरिया का क्या निकल जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमारी गॉस थ्योरम जो कहती है क्लोज सरफेस से क्या कहती है, फाई इक्वल टू क्या कहती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू की वैल्यू थी सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा क्या है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस बात को हम अभी ही लिखा था हमने रफ करने से पहले। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाहर निकल गया डी ए। ये बात आपको समझ में आई। और डी ए का मतलब है ई वाला सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना ए। तो फाई ई तो टोटल सरफेस के लिए कहेंगे, क्योंकि हमने इसका सरफेस एरिया कितना लिया ए। हम कर रहे थे बात इस इतने एरिया की, लेकिन हम बात करेंगे पूरे एरिया की। तो क्या आ जाएगा ई ए, और ये किसके इक्वल होगा आपका, इसकी वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम बात करें इनफाइनाइट सीट के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट। और लेकिन है कितनी बार, सॉरी ये तो 2 बार था ना, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितनी बार था, 2 बार था। क्यों 2 की मल्टीप्लाई क्यों हुई है इसकी, क्योंकि आपका ये वाला और ये वाला दोनों सेम थे ना, 1 और 1 2 हो गए, इसलिए हमने 2 की मल्टीप्लाई करी। आपने नीचे देखा भी होगा। तो ई इक्वल टू कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना 2। तो ई इक्वल टू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन सीट, चार्ज प्लेन सीट के निकट हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। ये बात समझ में आई। ये आगा आपका तीसरा एप्लीकेशन किसका, वो दूसरा एप्लीकेशन किसका होगा, गॉस थ्योरम का। ये बात आपके समझ में आई, इससे आप नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे इन पे, जो हमने कल फॉर्मूले और आज फॉर्मूले कराए हैं उन पे बेस एक क्वेश्चन करा दिया जाए, सब पे एक क्वेश्चन करा दिया जाए, जिससे कि आपके पॉइंट फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
और इसका थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम उनके बाद। जैसे मैं कहता हूं ये एक एरिया है, ठीक है, ये आपका एक क्लोज सरफेस है, ये तो आप जानते ही हैं। और इस क्लोज सरफेस से अगर मैं बात करूं, इसकी सरफेस डेंसिटी दे रखी है आपकी 2 कूलाम, यानी म्यू कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इतनी दे रखी है। तो ये आपकी दी हुई है और इसका जो डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है आपके 10 सेंटीमीटर है, ये दी हुई है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, पूछ रहा क्या पूछ रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने अभी चार्ज शीट का क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये बताया था। और एप्सिलॉन नोट क्या होता है, विद्युत की निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान क्या होता है निश्चित। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है, तो E फाइंड आउट करना, तो इसकी वैल्यू क्या है 2 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि म्यू सी में है तो इसे म्यू सी कर लेंगे, और 2 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नोट की 8.85 10 की पावर माइनस के 12, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 8.85 और प्लस के 12, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 6 अपॉन 8.85 इक्वल टू क्या, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 कितना आएगा 1 आएगा, गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। इस पर बेस क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। आगे क्वेश्चन, और हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन प्रूफ कराया था स्टेट वायर का, उस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट वायर पर कैसा आता क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। देखो आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैव स्ट्रेट वायर हैव a length have a charge 2 microcoulomb and its length 5 centimeter. Find out the electric intensity at a distance 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट वायर जिसका चार्ज है 2 माइक्रोकूलम एंड उसकी जो लेंथ है कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और हमें क्या कराना है फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के कितने डिस्टेंस पे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक वायर है, इसकी लेंथ दे रखी 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ से कितनी डिस्टेंस पे 12 सेंटीमीटर पे, हमें क्या निकालना है, और इस पर चार्ज कितना दिया हुआ आपका 2 म्यू सी, यहां निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था E इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन R, ये तो फॉर्मूला था, लेकिन हमारे पास लैम्डा तो नहीं है क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी तो नहीं है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला L इक्वल टू Q अपॉन L होता, तो Q कितना दिया हुआ आपका 2 10 की पावर माइनस के 6 और L यानी लेंथ ऑफ वायर
5 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस के 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम जितनी भी वैल्यू लेंगे हम किस में लेंगे, एम के एस ए पद्धति में। किसमें? एम के एस ए सिस्टम में लेंगे, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड और एम्पियर में। तो कितना होगा? तो ये होगा आपका, अगर हम करें 2 10 की पावर हो जाएगा, पर हम 4 मतलब इसके इसे काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 10 की पावर माइनस के 6 क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। ई इसकी वैल्यू आपको पता ही है, निश्चित होती है। क्या होते हैं इसके? 9 10 की पावर 9, 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी? 4 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100, और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो कितना होगा? अब कितनी बार कटा? 3 बार, और 3 से कितनी बार कटा? 3 बार, तो 3 दूनी 6। तो 6, तो ये अगर पावर्स कैसी होंगी? 9, और ये कैसी है? माइनस के ऊपर आगे प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 9 प्लस के 2 माइनस के 6, तो कितना होगा? 6 10 की पावर 11, 11 में से 6 गए 5। कैसे? पॉजिटिव, न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब इन फॉर्मूलों पे बेस आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, यानी आपके दोनों एप्लीकेशन थे, एक स्ट्रेट वायर का और एक आपका क्या? चार्ज शीट का। तो ये आपके क्वेश्चन करा दिए मैंने। देखो ये आपके समझ में आया? तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।